पश्चिम बंगाल में एक नया मोर्चा खुल चुका है। कोई इसे सांप्रदायिकता का मोर्चा कह रहा है तो कोई सेकुलरिज्म का, लेकिन इतना तय है कि वक्फ बिल के बहाने जो लड़ाई ममता वर्सेज मोदी की दिख रही थी इन वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, वो लड़ाई अब ममता वर्सेज योगी की हो चुकी है, क्योंकि ममता ने खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैसे ये पूरी शुरुआत हुई है ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इमामों के साथ एक मीटिंग कर रही थी ममता बनर्जी। उसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं, सबसे बड़े भोगी हैं। अब एक सीएम दूसरे सीएम पर आरोप लगा रहा है, वो भी ऐसा आरोप राजनीति में जिस तरह की भाषा से बचा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी को गुस्सा इसलिए आया, उन्होंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उससे कुछ घंटे पहले कहा था कि ममता बनर्जी दंगाइयों पर, मतलब जिन्होंने मुर्शिदाबाद की हिंसा भड़काई, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, साइलेंट हैं और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उनका जो मॉडल होता ना, मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनकी सरकार होती तो दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लेते। तो ये इसलिए उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ममता बनर्जी ने इसका काउंटर किया क्योंकि वो इमामों के साथ एक मीटिंग में थी और इमाम चूंकि एक खास धर्म से जुड़े हैं, साफ तौर पे कहूं तो चूंकि मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं और ममता का हार्डकोर वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के दम पे ही ममता बनर्जी जीतती हैं, हिंदू भी बहुत वोट करते हैं। और 2021 में किसको कितने परसेंट वोट मिले वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अब कैसे वक्फ बिल के बहाने जो सियासत है और जो राजनीतिक समीकरण है वो योगी बनाम ममता हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा, यह समीकरण यूपी में क्यों नहीं हुआ? यह समीकरण यूपी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी की ना तो यहां अपील है उत्तर प्रदेश में और ना ही वो किसी रैली में जाके जिता सकती हैं किसी कैंडिडेट को। मतलब ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता जरूर है, उनके पास सांसद डबल डिजिट में जरूर है, लेकिन यूपी में ममता बनर्जी की कोई खास अपील नहीं, यह बात भी सच है। जबकि योगी आदित्यनाथ के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उनकी बड़ी डिमांड होती है, बीजेपी के जो विधायक हैं जिनको टिकट मिलता है, जो चुनाव लड़ते हैं, वो बहुत डिमांड करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली कराई जाए, विधानसभा में भी और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तब भी। कहने का मतलब यह है कि पॉपुलैरिटी लेवल पर, मैं बंगाल के अंदर की बात तो नहीं करूं क्योंकि वहां ममता बनर्जी ही पॉपुलर होंगी, लेकिन पॉपुलैरिटी लेवल पर पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और बंगाल में भी जब बीजेपी चुनाव में उतरती है तो कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां ज्यादा से ज्यादा कराई जाएं ताकि पूरा फायदा इलेक्शन में उस कैंडिडेट को मिले। अब 2021 में क्या हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग जिन्हें 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव जो लोग भूल गए हों, 2021 के जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो नतीजे आने से पहले बीजेपी के 3 विधायक होते थे, 3 एमएलए पश्चिम बंगाल में, और सीटें कितनी होती थी कुल? पश्चिम बंगाल की असेंबली में सीटें हैं 294 और बीजेपी के 3 विधायक चुन के आए थे, लेकिन 2021 में यह संख्या हो गई 77। यानी आप देखिए 3 से 77 और इतना बड़ा चेंज। ये चुनाव हार गई, बीजेपी चुनाव हार गई और दावा किया जा रहा था कि उस 2021 के भी चुनाव में कई लोग ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी सरकार बना लेगी, बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग की थी। और नरेंद्र मोदी ने तो, चूंकि कोरोना काल था वो, और उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि बंगाल कनेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर साहब का और पश्चिम बंगाल का, तो यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के अपना गेटअप ऐसा किया कि वो टैगोर की तरह दिखे। इस तरह की चीजें फैलाई गई, इस तरह की चीजें कही गई। लेकिन ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, जो कि बड़े धाकड़ लीडर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी जैसे पॉलिटिकल स्टार को हरा दिया। अब आप समझिए, नंदीग्राम से ममता तो हार गई, लेकिन टीएमसी ने अच्छा खासा अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया जो उनको चाहिए था। यानी टीएमसी लड़ाई जीत गई, ममता फिर से चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई, वो हार गई। अब आते हैं वोट परसेंटेज पे। ममता बनर्जी की टीएमसी, जो कि साल 2011 के आसपास से काबिज है चुनाव में, अब ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलते हैं 48% वोट। मैं 2021 असेंबली इलेक्शन वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, उनको मिलते हैं ममता बनर्जी को 48% वोट। और बीजेपी जो 3 सीट से 77 पे पहुंची, बीजेपी को मिलते हैं 38% वोट।
यानी जो ये गैप है ये 10% वोटों का है। अब ये 10% कैसे आएगा? 10% ऐसा आएगा कि ममता बनर्जी के 5% वोट कम हो, बीजेपी के 5% वोट बढ़े, तो 48 में अगर 5 कम होगा 43, और 38 से 5 बढ़ेगा तो वो भी होगा 43। बीजेपी इसी 5% की खातिर जो ममता का वोट है वो अपने पाले में लेने के लिए, और वो वोट किसका है? वो हिंदुओं का वोट है, क्योंकि वक्फ बिल के बाद मुस्लिम बीजेपी के बाद पास चले जाएंगे, ऐसा दूर से तो प्रतीत नहीं होता, और ऐसा होगा भी नहीं मोटे तौर पर। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद वॉयलेंस के नाम पर बीजेपी 2026 के बंगाल इलेक्शन में जाएगी और हिंदू वोटर्स को यह समझाएगी कि देखिए बंगाल में आप सेफ नहीं हैं। और ऐसा मुर्शिदाबाद वॉयलेंस के जो हिंदू अफेक्टेड हैं, जो कुछ पलायन कर रहे हैं, और कुछ ने यह भी कहा है कि बीएसएफ या तो रहने दीजिए हमारे आसपास, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाइए। यानी लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत दूर तक जा चुकी है। राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 और सेंट्रल फोर्सेज, बीएसएफ चूंकि केंद्रीय सुरक्षा बल है, केंद्रीय और सेंट्रल फोर्सेज है, तो उनकी एंट्री हो चुकी है। अब एक राज्य के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल की आहट होने लगे, एक राज्य के अंदर अगर सेंट्रल फोर्सेस के दखलंदाजी पर सवाल उठने लगे, ममता बनर्जी के कुछ नेताओं ने तो यह कहा कि बीएसएफ के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सोचिए। और वहां के डीजीपी ने, अभी कुछ हिंसा हुई थी तो अपनी पुलिस को क्लीन चिट दी थी, लेकिन इशारा किया था कि शायद गोली दूसरी तरफ से चली होगी। मतलब मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रहा, पॉलिटिक्स एट इट्स पीक वाला हो चुका है। और अब इस पॉलिटिक्स में 2026 ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी हिंदू वोटर्स के सहारे चुनाव में जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी क्या करेगी? वो इमामों के साथ मीटिंग कर रही है और जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है उसको बचाने में, ताकि ये कहीं छिटके ना, और कोशिश करे। लेकिन वो छिटकेगा कहां? कम्युनिस्टों के पास तो नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में जाएगा। इस हिंसा के बाद ध्रुवीकरण तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो किस पैमाने पर होगा ये इलेक्शन नतीजों के बाद पता चलेगा। अब आप सोचिए कि कोलकाता के जो मेयर रहे थे फरहाद हाकिम, और अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी की सरकार में, उन्होंने कहा कि बंगाल में पलायन कहां हो रहा है? ये पलायन थोड़ी ना अगर एक जिले से कोई आदमी दूसरे जिले में जा रहा है घर बार छोड़ के। अब ऐसे इनसेंसिटिव बयान के बाद जो पीड़ित आबादी है जब अपने से कोरिलेट करेंगे बाकी हिंदू, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी की कंडीशन अभी भी बंगाल में बीजेपी के मुकाबले बहुत बेहतर है। यानी अगर बीजेपी 2026 में चुनाव जीतती है तो ये एक मतलब पॉलिटिकल करिश्मा होगा, एक चमत्कार ही करा सकता है, क्योंकि 3 से 77 पे तो आ गए हैं। अब 294 सीटें हैं, 294 यानी 147 148 आप पाइए और फुल मेजॉरिटी हो जाएगी। पूरी लड़ाई 145 के मीटर को क्रॉस करने की है। बीजेपी 77 है, यानी अगर बीजेपी को डबल का एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए 3 सीट पे थे, 3 से डबल कितना होता है? 6, लेकिन 6 पे नहीं आए, बीजेपी आई 77 पे। और शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांता मजूमदार बीजेपी के पास। आप बिहार में बीजेपी के नेता खोजेंगे तो बड़े नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, काबिल नेता हैं। और टीएमसी के पास एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी, बड़ा धाकड़ चेहरा है। ममता बनर्जी चुनाव में उन्होंने वामपंथी शासन को, 34 साल के वामपंथी शासन को हटा फेंका, जो बीजेपी के बूते। बीजेपी इनफैक्ट ममता बनर्जी का रिगार्ड करती है, अंदर खाने बड़ा सम्मान करती है कि उन्होंने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा और वामपंथियों की विचारधारा एकदम जमीन आसमान का अंतर है। और 2004 के लोकसभा चुनाव में तो अटल जी को हराने वालों में वामपंथी दल थे, क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, करीब 60 के आसपास सीटें ले गए थे। लेकिन अब बीजेपी का फोकस है, वामपंथी तो हट गए बंगाल से, अब वो टीएमसी को हटाना चाहती है ताकि उसके 2 शिकार हो जाएं। 2 शिकार कैसे? वामपंथी हट चुके हैं, और जैसे ही टीएमसी हटेगी तो बंगाल में भी बीजेपी और कांग्रेस रहेंगे। और बीजेपी को हर उस स्टेट में फायदा हुआ है जहां उसकी लड़ाई कांग्रेस से होती है, और जहां जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत टफ कर दिया था अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए। सिर्फ 33 सीटें बीजेपी अपने दम पे जीत पाई थी, जबकि अखिलेश यादव की एसपी 37, जो कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी एसपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अखिलेश यादव की इस कामयाबी ने बीजेपी को चौंका दिया। और अगर कांग्रेस की भी 6 सीटें जोड़ ले तो 43 सीटें हैं,
गठबंधन की यूपी में, तो अब बंगाल में क्या कोई अलायंस होता है, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी ने लोकसभा चुनाव हराया, यूसुफ पठान को उतारा, उन्होंने हराया, और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी एक नाम है। आप राष्ट्रीय राजनीति में भले ही अधीर रंजन चौधरी को खारिज कर दें, लेकिन बंगाल के अंदर वो एक नाम है, बड़े सिंसियर नेता हैं, गंभीर नेता हैं, बड़े नेता हैं। मैं बंगाल की राजनीति की बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि भगवा यानी राम और वाम एक है, यानी बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो एक है। लेकिन अलायंस तो ये करेंगे नहीं, सबको पता है अंदर खाने क्या होता है, दूर से भी सबको पता है कि वामपंथी पार्टी का बीजेपी के साथ तो कम से कम नहीं हो सकता अलायंस। तो अब क्या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, इनके बीच अलायंस हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये अलायंस करके केरल में भी लड़े हैं, तो वामपंथियों का कांग्रेस के साथ तो अलायंस चल सकता है, लेकिन टीएमसी के साथ ना वामपंथी जाएंगे ना वामपंथी बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इसलिए ये जो अगर अलायंस होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट या कोएलिशन पार्टियां आती हैं, फॉर्म करती हैं, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन जीतेगा बंगाल का चुनाव, क्योंकि फिर वोट बंटने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। हां, नजर इस पे है कि योगी आदित्यनाथ जब फायर स्पीच के साथ पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वो किस हद तक वोटों में, ममता बनर्जी के वोटों में सेंधमारी कर पाएंगे। और ये कब पता चलेगा? 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने वाली है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ रिपीट करने वाली? आपको जो लगता है हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर कर लीजिएगा।